नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ अधिक होने से भगदड़ मच गई। इसकी चपेट में आने से 15 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर की हालत स्थिर बताई जा रही है। घायलों को आरएमएल और एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। घटना की सूचना रात 9:55 पर मिली, जिसके बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। स्थिति कंट्रोल में है। घटना शनिवार को उस समय घटी जब 2 प्लेटफॉर्म पर लोग प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। एलएनजेपी अस्पताल में आर्थो विभाग से 7 मरीजों की मामूली चोट का उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 2 अन्य मरीजों का भी समुचित इलाज जारी है और जल्द ही उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ने से भगदड़ की स्थिति बनी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्टेशन के आसपास मौजूद यात्रियों को हर संभव मदद दी जा रही है। फिलहाल स्टेशन के आसपास के इलाकों में स्थिति सामान्य है। वहीं भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। स्टेशन के आसपास के पूरे इलाके के पुलिस और सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। घटना की जांच के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जांच टीम हादसे के कारणों का पता लगाएगी। भारतीय रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि भीड़ होने की वजह से कुछ यात्रियों के फिसलने के कारण ये दुखद घटना घटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भगदड़ में लोगों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। राष्ट्रपति ने लिखा कि मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक्स पर लिखा, मैं इस दुखद क्षति के लिए अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पीएम ने लिखा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी उन सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं जो इस भगदड़ से प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा कि दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ से मैं बहुत दुखी हूं। मेरी प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। पूरी टीम इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दुखद खबर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ के कारण हुई मौतों से मैं बेहद दुखी हूं। मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे लिखा कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा, भगदड़ में हुई मौतों से बहुत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर लिखा, दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है।
दुख की इस घड़ी में शोकाकुल परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक्स पर लिखा, हृदय विदारक दुर्घटना का समाचार अत्यंत दुखदायी है। मेरी हार्दिक संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आगे लिखा, दारुण दुख की इस घड़ी में भगवान से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिजनों को संबल, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य व दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति, शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भगदड़ में घायल लोगों से मुलाकात की। वीके सक्सेना ने कहा कि घटना की चपेट में आए घायलों को बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वीके सक्सेना ने कहा कि इस घटना में कुछ लोगों को माइनर इंजरी और फ्रैक्चर है। प्रशासन इलाज में लगा हुआ है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एवं एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और वहां घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने डॉक्टरों और अधिकारियों को उचित निर्देश दिए हैं। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को दुखद बताया। उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में बिहार के 8 लोगों की मौत हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। और वहीं उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि भीड़ होने की वजह से कुछ यात्रियों के फिसलने के कारण ये दुखद घटना हुई थी। आपको सुनवाते क्या कुछ कहा उन्होंने। 15 फरवरी को नई दिल्ली स्टेशन पर हुई घटना को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी क्या अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, महाकुंभ के लिए अत्यधिक श्रद्धालुओं की संख्या आ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था कर रहे हैं और रिकॉर्ड संख्या में अतिरिक्त ट्रेन चला रहे हैं। इसी क्रम में कल भी कई सारी स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, नई दिल्ली से भी चलाई गई थी। ये दुखद घटना जो है, ये हृदय विदारक घटना नई दिल्ली स्टेशन में कल 15 फरवरी को घटी रात में 9 बजे के आसपास। उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भीड़ थी, लोगों की संख्या काफ़ी थी। इसके बाद 12 नंबर से हम एक स्पेशल ट्रेन चला रहे थे, उसकी अनाउंसमेंट हुई और इसकी वजह से 14 नंबर से 12 नंबर पे लोग शिफ्ट करने लगे। उसी दौरान ये जो मैंने आपको बताया, इस तरह का ये जो दर्दनाक हादसा है वो हुआ। इसकी जांच की जा रही है उच्च स्तरीय समिति द्वारा। कितने लोगों की समिति है सर? मेंबर कौन कौन है? इसमें 2 मेंबर हैं। HAG लेवल, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल के 2 अफसर्स की कमेटी है, जिसमें श्री पंकज गंगवार, प्रमुख मुख्य संरक्षा आयुक्त, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, और श्री नरसिंह देव, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर, उत्तर रेलवे। ये इन दोनों सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी इस घटना की जांच कर रही है और मैं आपको बताना चाहूँगा जांच प्रारंभ भी हो गई है और कब तक रिपोर्ट आएगा सर? इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही आ जाएगी और उम्मीद करते हैं उसके बाद हम लोग को क्लियर पता चलेगा कि इसके कारण क्या थे और इसमें क्या फाइंडिंग्स सामने आती हैं। ये भी खबर आ रही है सोशल मीडिया के जरिए कि जो कुछ ट्रेनों को शिफ्ट किया गया 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर, या और कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया, इस वजह से ये भगदड़ हुई। क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल अफवाह है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल ना तो कोई शेड्यूल्ड ट्रेन कैंसिल की गई और ना ही किसी शेड्यूल्ड ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया। हालांकि ये दुखद घटना हुई और इसमें हमने 18 लोगों को खोया, 13 लोग घायल हुए, इसका हमें बहुत दुख है। माननीय रेल मंत्री जी द्वारा मृतकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख का और सामान्य रूप से चोटिल लोगों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। कमेटी अपना काम कर रही है और इसकी जांच की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम स्पेशल ट्रेन्स लगातार चला रहे हैं, सिर्फ प्रयागराज से ही नहीं, प्रयागराज
से ही नहीं, हम हर जगह से ट्रेन चला रहे हैं। उत्तर रेलवे के सभी कर्मचारी स्थिति सामान्य करने में लगे हुए हैं, स्थितियां सामान्य हो भी गई हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, उत्तर रेलवे अपने यात्रियों की सेवा करने के लिए कृत संकल्प है। कल जब सर ये घटना हुई उसके बाद अविलंब रेलवे ने क्या कार्रवाई की? प्रशासनिक तौर पे कहें, रेलवे के अधिकारियों की सुरक्षा जो बल थे आपके वहाँ पर, किस तरीके से एक्शन लिया गया? देखिए, सबसे पहली बात तो रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस के माध्यम से, उनके मदद से सबको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया दिल्ली पुलिस ने और जीआरपी ने। इसके बाद हमारा उसके बाद ये था कि किसी तरह की पैनिक ना हो, किसी प्रकार की और कोई ख़राब स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए ट्रेन चलाना आवश्यक था। तो उसके बाद 5 से 6 स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। उसके अलावा हमारे सभी अधिकारी, इनफैक्ट चेयरमैन रेलवे बोर्ड, रात भर नई दिल्ली स्टेशन पर ही मौजूद थे, स्थिति की समीक्षा कर रहे थे और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। तो घड़ी बहुत दुखद है और हमारी संवेदनाएं सबके साथ हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम फिर से इस बात को कह रहे हैं कि हम इसमें कृत संकल्प हैं और अपने यात्रियों की सेवा हम और बेहतर तरीके से करेंगे। कहाँ चूक हुई, आपको क्या लगता है सर? स्टेशन, चूँकि भीड़ महाकुंभ को लेकर के तो पहले से था कि भीड़ आएगी, अब इसके पहले भी कई फेस्टिवल्स में रेलवे की तैयारी देखी, तो कहाँ चूक कहाँ लग रहा है? देखिए, ये सब एक जांच का विषय है, जांच चल रही है, शीघ्र ही रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में कुछ क्लियर कट पता चलेगा। ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए फिलहाल क्या व्यवस्था और क्या स्थिति है स्टेशन पर यात्रियों की संख्या को देखते हैं? सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है और बेहतर तरीके से चीज़ों को और बेहतर तरीके से और डिप्लॉयमेंट वगैरह बढ़ा के मैनेज किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम और इसे सबक सीखे और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। धन्यवाद सर। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो डीडी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीपीआरओ साफ तौर पर बता रहे थे कि नई दिल्ली स्टेशन पर एक यात्री के फिसलने की वजह से हादसा हुआ और उसके बाद भगदड़ मच गई, जिसके बाद ये हादसा सामने आया। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में किया गया और उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है। देखना होगा कि किन कारणों की वजह से ये तमाम हादसा हुआ है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आई एक्सप्रेस 100 को बढ़ाते हैं आगे। सीएम ने मुख्यमंत्री राहत कोष से बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आज सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़ी बस में टेम्पो ट्रेवलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है। वहीं 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाराबंकी के एसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। वहीं ट्रेवलर गाड़ी का चालक घटना के बाद से फरार है। राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह अब नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बैठने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। नए प्रारूप में लोग राष्ट्रपति भवन की पृष्ठभूमि में एक गतिशील दृश्य और संगीत प्रदर्शन देख सकेंगे। समारोह में राष्ट्रपति के अंगरक्षक और सेरेमोनियल गार्ड बटालियन के सैनिकों और घोड़ों द्वारा औपचारिक सैन्य अभ्यास का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही सेरेमोनियल मिलिट्री ब्रास बैंड भी शामिल होगा। चेंज ऑफ गार्ड समारोह 22 फरवरी से नए प्रारूप में होगा। इस सिलसिले में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन समारोह देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे।
भारत मंडपम में चल रहा यह आयोजन दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल प्रदर्शनियों में से एक है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ ये इवेंट भारत की वैश्विक पटल पर अलग पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एटीन नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है। प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। पीएम ने स्पष्ट किया कि महज कुछ ही वर्षों में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले तक देश में गुलामी की मानसिकता पर आधारित 1860 में बना पिनल कोड चल रहा था। पिनल कोड का स्वरूप दंड पर आधारित था। दिल्ली में सरकार गठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। भाजपा मुख्यमंत्री किसे बनाएगी इसे लेकर सस्पेंस भी जारी है। भाजपा मुख्यमंत्री के नाम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के तहत नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों से बातचीत के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने वाली है। गुजरात के जूनागढ़ नगर निगम 66 नगर पालिका और गांधीनगर सहित 3 तालुका पंचायतों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। इसके साथ ही बोटाद और वांकानेर नगर पालिकाओं और राज्य में विभिन्न कारणों से रिक्त स्थानीय और शहरी निकायों की अन्य 124 सीट के लिए भी उपचुनाव हो रहे हैं। भारतीय नौसेना के महिला अधिकारियों ने कैप हॉर्न पार कर नया इतिहास रच दिया। लेफ्टिनेंट कमांडर दलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नाविक सागर परिक्रमा द्वितीय अभियान के तीसरे चरण में शनिवार को INSV तारिणी पर सवार होकर उन्होंने दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर स्थित कैप हॉर्न को पार किया। उन्होंने ये उपलब्धि बेहद खराब मौसम और 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं के बीच हासिल की है। इससे चुनौतीपूर्ण मार्ग को सफलतापूर्वक पार कर दोनों अधिकारियों ने कैप हॉर्न्स का खिताब अर्जित किया। गौरतलब हो कि कैप हॉर्न्स का खिताब उन चुनिंदा नाविकों को दिया जाता है जिन्होंने पाल के सहारे कैप हॉर्न को सफलतापूर्वक पार किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $7.6 बिलियन की बढ़त के साथ 7 फरवरी तक $638 बिलियन पर पहुंच गया। भारतीय स्वर्ण में देखी गई शानदार वृद्धि जो $1.3 बिलियन बढ़कर $72.20 बिलियन हो गई। भारत के व्यापारिक निर्यात में चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में $124.8 बिलियन की वृद्धि होने का है अनुमान, जो वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही की तुलना में 3.64% की वृद्धि है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2025 की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि ये नीति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने और राज्य को एक डिजिटल एवं तकनीकी केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। मुंबई पुलिस ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और लेखा प्रमुख हितेश मेहता को बैंक से 122 करोड़ रुपए के कथित गबन के आरोप में गिरफ्तार किया। सेल के चेयरमैन अमरेंदु प्रकाश ने कहा कि मजबूत मांग के दम पर भारत 2030 तक 30 करोड़ टन इस्पात उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को कर सकता है पार। मेटा ने की भारत को दुनिया की सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना वाटर वर्थ से जोड़ने का ऐलान, जो 5 प्रमुख महाद्वीपों तक पहुंचेगा और 50,000 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा। मेटा के प्रवक्ता ने कहा कि मेटा भारत में निवेश कर रहा है, जो इसके सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इससे भारत के डिजिटल परिदृश्य और तकनीकी नवाचार को मिलेगा बढ़ावा। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख साइमन स्टील ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत द्वारा किए गए कामों की तारीफ की और कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महाशक्ति है। साइमन स्टील ने भारत से पूरी अर्थव्यवस्था को करने वाली एक महत्वाकांक्षी जलवायु योजना बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा को मजबूती से अपनाने से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में होगा। ब्राजील सरकार ने इसकी मेजबानी की घोषणा की है। ब्राजील 2025 तक के विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समूह की अध्यक्षता करने के साथ ही वैश्विक दक्षिण देशों के बीच वैश्विक शासन सुधार और सहयोग को बढ़ावा देने पर भी फोकस करेगा।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी देने के बाद ब्रिक्स नेताओं ने डॉलर से स्वतंत्र एक वैकल्पिक भुगतान प्रणाली के लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यूक्रेन में 3 साल से चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस के अधिकारी आने वाले दिनों में सऊदी अरब में वार्ता करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को सऊदी अरब में वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था और कीव रणनीतिक भागीदारों के साथ परामर्श करने से पहले रूस के साथ बातचीत नहीं करेगा। अमेरिकी प्रतिनिधि माइकल मैककॉल ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और व्हाइट हाउस के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। यूरोपीय देश यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर अगले सप्ताह फ्रांस में एक आपातकालीन बैठक करेंगे। बैठक का फैसला अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन पर होने वाली शांति वार्ता से यूरोपीय देशों को बाहर रखने के बाद आया। पेरिस में होने वाली बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के शामिल होने की संभावना है। स्टारमर ने कहा कि यह साफ है कि यूरोप को नाटो में बड़ी भूमिका निभानी होगी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी सऊदी अरब में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों से भी मिलेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोइंग विमान का किया दौरा। व्हाइट हाउस के अनुसार इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने हार्डवेयर और प्रौद्योगिकी सुविधाओं की जांच भी की। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2 अलग-अलग खुफिया आधारित अभियानों में 15 आतंकवादी और 4 सैनिक मारे गए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने गेटवे ऑफ इंडिया से गिरगांव चौपाटी तक फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल इवेंट में हिस्सा लिया। भारतीय क्रिकेट टीम 19 फरवरी से शुरू हो रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई पहुंच चुकी है। दुबई एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ ने भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत किया। भारतीय खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ दुबई एयरपोर्ट से निकलकर बस में बैठकर होटल के लिए रवाना हुए। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने शनिवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ान भरी थी। विमेंस प्रीमियर लीग 2025 के दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया है। विमेंस प्रीमियर लीग के इस मैच में मुंबई ने पहले खेलते हुए 164 रन बनाए, जिसके जवाब में दिल्ली ने आखिरी गेंद पर 2 रन भागते हुए जीत सुनिश्चित की। आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च को मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन्स पर मैच से होगा, जबकि फाइनल भी 25 मई को इसी मैदान पर खेला जाएगा। ओडिशा सरकार ने उत्तराखंड में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है। राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा सरकार स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 लाख, रजत पदक विजेताओं को 4 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 3 लाख रुपए के नगद पुरस्कार देगी। महिलाओं की FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड को 3-2 से हराया। विश्व चैंपियन डी गुकेश फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम में 7वें स्थान के प्लेऑफ मैच की दूसरी बाजी में ईरानी मूल के फ्रांसीसी खिलाड़ी अलीरेजा फिरोजा से हारकर अंतिम स्थान पर रहे। जेमी मैक्लारेन के 2 गोल की मदद से मोहन बागान सुपर जॉइंट्स ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में केरला ब्लास्टर्स FC को 3-0 से हरा दिया। इंडियन सुपर लीग में मोहन बागान अब 21 मैचों में 49 अंक लेकर शीर्ष पर हैं, जबकि दूसरे स्थान पर FC गोवा उससे 10 अंक पीछे है। टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई डोपिंग के मामले में हुई है। डोपिंग के मामले में वाडा और सिनर के बीच 3 महीने के प्रतिबंध के लिए समझौता हो गया है। ये प्रतिबंध अप्रैल के मध्य तक प्रभावी होगा। जापान के मासामिची इमामुरा और रियो नोगुची की गैर वरीयता प्राप्त जोड़ी ने दिल्ली ओपन के युगल खिताब पर कब्जा किया। शो इंडियाज गॉट टैलेंट में अपमानजनक टिप्पणी मामले में कॉमेडियन समय रैना की पुलिस के सामने होगी पेशी। मुंबई पुलिस ने रैना को दिया 10 मार्च तक का समय। अभिनेता शिव कार्तिकेयन की अगली फिल्म SK23 का टीजर 17 फरवरी को होगा रिलीज। फिल्म में रुक्मणी वसंत और कृति सेनन जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे। निर्देशक निखिल नागेश भट्ट ने अभिनेता रामचरण के साथ फिल्म माइथोलॉजिकल बनाने की अफवाहों को किया खारिज। फिल्म और टेलीविजन निर्माता एकता कपूर के खिलाफ भारतीय सैनिकों की बेइज्जती करने के आरोप में दायर की गई आपराधिक शिकायत पर मुंबई की अदालत ने पुलिस से जांच करने के आदेश दिए।
विकी कौशल की फिल्म छावा ने रिलीज के दूसरे दिन 36.5 करोड़ रुपए की कमाई। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 67.5 करोड़ रुपए हो गया है। अभिनेता राजकुमार राव की आगामी फिल्म मालिक 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीरा मल्लू 28 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में अभिनेत्री निधि अग्रवाल मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। मशहूर बांग्ला गायक प्रतुल मुखोपाध्याय ने लंबी बीमारी के बाद 82 वर्ष की आयु में दुनिया को कहा अलविदा। फिल्म द स्टोरी टेलर की कामयाबी के बाद डायरेक्टर अनंत महादेवन ने फिल्म का दूसरा भाग बनाने का किया ऐलान। फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत राय की शॉर्ट फिल्म गोल्पो बोलियो तारिणी खुरों पर होगी आधारित। फिल्म केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग की रिलीज डेट का हुआ खुलासा। फिल्म इसी साल 18 अप्रैल को रिलीज होगी। अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री श्रीलीला की फिल्म आशिकी 3 का पहला लुक आया सामने। फिल्म इस साल दिवाली पर होगी रिलीज। सिनेमाघरों के बाद अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने ग्लोबल स्ट्रीमिंग चार्ट पर मचाई धूम। फिल्म इस समय दुनिया भर में 3 नंबर पर रैंक कर रही है। साथ ही ये फिल्म 14 देशों में भी ट्रेंड कर रही है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।